आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश के विषय में। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था ना, जिसके अंतर्गत सबसे पहला राजवंश था गुलाम वंश, जो कि 1206 में स्थापित होता है और 1290 तक चलता है। हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत के पांचों राजवंशों को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने ना पॉइंट बनाया हुआ है, पॉइंट के आधार पर आप लोगों को समझाता चलूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सीधे ऐसे ही पॉइंट पॉइंट बनाया हुआ है मैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, इसी तरह से शुरू करते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। तो देखो, ये काफ़ी बार पूछा गया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछा जाता है, तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही नाम लगाना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत भारत में तुर्क साम्राज्य, भारत में मुस्लिम साम्राज्य या फिर गुलाम वंश, इन सब का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मतलब कि गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही साथ भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और तुर्क साम्राज्य की भी। तो इन सब का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी कौन था? तो ये एक आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया, और जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको पराजित कर दिया ना, उसके बाद फिर भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लेता है ये मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, देखो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो जो मोहम्मद गोरी है उसकी डेथ होती है 1206 में। वो जो है भारत में आक्रमण किया था खोखरों के विरुद्ध, और उसकी हत्या कर दी जाती है। अब इससे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। तो 1206 से स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। मोहम्मद गोरी ने भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। जब मोहम्मद गोरी 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है, उसके बाद वो वापस लौट जाता है, लेकिन लौटने से पहले भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों का शासक बना देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि मोहम्मद गोरी के लिए यहाँ पर शासन करेगा। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ स्वतंत्र शासक बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश को मामलुक वंश और दास वंश भी कहा जाता है। देखो, गुलाम वंश, गुलाम मतलब क्या होता है? किसी का दास, किसी का गुलाम। तो इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा गया? तो इस वंश के ना अधिकतर जो बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े शासक हुए, वो पहले गुलाम हुआ करते थे। चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश, बलबन, ये भी गुलाम थे। इसी कारण इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। इसके अलावा इसको दास वंश और मामलुक वंश भी बोला जाता था। हाँ, इस वंश के महत्वपूर्ण शासक गुलाम थे। इस वंश के सभी शासक जो गुलाम थे, उनके माता पिता स्वतंत्र थे। उस समय स्वतंत्र माता पिता के से उत्पन्न गुलाम मामलुक कहलाते थे। तो इस वंश को मामलुक वंश बोला गया ना। तो जितने भी शासक हुए जो पहले गुलाम थे इस वंश के, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, तो इनके जो माता पिता थे वो स्वतंत्र थे। और उस जमाने में स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न बच्चे जो आगे चल करके किसी के गुलाम बन जाते थे, उन गुलामों को मामलुक बोला जाता था। अब ये जो गुलाम वंश है, इसमें जितने भी शासक हुए सब किस प्रकार के गुलाम थे? मामलुक थे। मतलब इनके माता पिता स्वतंत्र थे, इसी कारण इस वंश को मामलुक वंश भी बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। इसका शासनकाल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी लाहौर थी, बाद में दिल्ली हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक सिपह सालार या मलिक के रूप में भारत पर शासन किया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ध्यान रखेंगे। 1208 में यह स्वतंत्र शासक बना। देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, जो 1206 में खुद को स्वतंत्र शासक घोषित तो कर लेता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके पुत्रों की दासता से मुक्त नहीं हुआ था। ये जो है 1208 में जाकर के अपनी गुलामी, अपनी दासता से मुक्त होता है। उस जमाने में क्या था
ताकि कोई भी गुलाम है ना वो अपनी गुलामी से, अपनी दासता से मुक्त हो सकता था। उसको एक निश्चित राशि अपने स्वामी को देना होता था, उसके बाद वो जो है अपनी दासता से मुक्त हो सकता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इस दासता से मुक्त होने में 2 वर्ष का समय लगा और वो 1208 में अपनी दासता से पूर्णतः मुक्त हुआ। तो शासक बनने के बाद भी ये जो है गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। ध्यान रखेंगे, इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दान प्रियता के कारण लाख बख्श कहलाया। ये काफ़ी बार पूछा गया है, कौन सा सुल्तान लाख बख्श कहलाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय कहलाया। हाँ, ये दानशीलता मतलब ये जो है काफ़ी दानप्रिय था, इस कारण ये जो है हातिम द्वितीय कहलाया। इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार, एक इतिहासकार था मिन्हाज, उसने ऐसा लिखा है कि ये दान प्रियता के कारण हातिम द्वितीय भी इसको बोला जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में कुरान की मतलब कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने बचपन में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था, जिस कारण उसे कुरान खां बोला जाता है। बचपन में ही कुरान को याद कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिखने में बड़ा सुंदर था, इस कारण मोहम्मद गोरी ने उसे ऐबक की उपाधि दी, जिसका मतलब चंद्रमुखी होता है। ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमुखी। तो ये दिखने में बड़ा सुंदर था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, इसको चौगान खेलने का बड़ा शौक था। चौगान क्या होता है? पोलो आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में, एक बड़ा सा मैदान होता है और उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो घोड़े में होते हैं, उनके हाथ में एक स्टिक होती है और मैदान में गेंद होती है। तो उस गेंद को खेला जाता है जैसे हॉकी होता है कुछ उस तरह से, लेकिन इसमें घोड़े में बैठ करके खेला जाता है, तो इसको चौगान बोला जाता है। तो 1210 में लाहौर में ये पोलो खेल रहा था, चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिर जाता है जिससे ये बुरी तरह से घायल हो जाता है और कुछ दिन में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। इसका मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन बनने के बाद साम्राज्य विस्तार का कार्य नहीं किया, बल्कि अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में व्यतीत किया। तो इसने जो भी विजय प्राप्त की थी वो सुल्तान बनने से पहले, मतलब शासक बनने के पहले, जब मोहम्मद गोरी जीवित था उस समय जितना भी राज्य बन सका उतने ही राज्य पर इसने शासन किया। इसने अपने शासन काल में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं गुलाम था, इसी कारण इसके द्वारा जो वंश चला उसे गुलाम वंश कहा गया। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तिगत वंश को कुतुबी वंश कहा जाता है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो व्यक्तिगत वंश था ना उसको कुतुबी वंश कहा गया। इसके बाद इसका एक पुत्र वो थोड़े समय के लिए शासन करता है, तो इसको कुतुबी वंश बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक चंदावर के युद्ध में भी सम्मिलित था। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के विरुद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। यह मस्जिद दिल्ली में निर्माणाधीन जैन मंदिरों को तोड़वाकर बनवाया गया था। देखो, इसने जो है तुर्कों द्वारा पहले मस्जिद का निर्माण करवाया जो कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था। और ये जो मस्जिद है ना दिल्ली में कुछ जैन मंदिर बनवाए जा रहे थे, उनको तुड़वा करके बनाया गया था। टोटल 27 जैन मंदिर थे जिनको तुड़वा करके इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। वैसे भारत में ना पहली मस्जिद का निर्माण केरल के मालाबार तट में हुआ था, जहां पर अरब व्यापारियों ने काफ़ी पहले मस्जिद निर्माण करवाया था। लेकिन जो तुर्क शासक हैं उनके द्वारा पहली बार दिल्ली में मस्जिद बनवाया गया जो कि जैन मंदिरों को तुड़वाकर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में से ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ये क्या बोल रहा है, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। अच्छा, ये जो कुतुब मीनार है ना, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था। जो कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका नाम कुतुबुद्दीन है तो इसने अपने नाम पर कुतुब मीनार नहीं बनवाया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसने जो है कुतुब मीनार बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। इस महाविद्यालय को चौहान वंश के शासक विग्रहराज ने बनवाया था। तो इसने जो है अजमेर में
हाँ, अजमेर में इसने जो है एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था जिसको सरस्वती मंदिर भी बोला जाता है, उसको तुड़वा कर एक मस्जिद बनवाया जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहते हैं ये मात्र 2.5 दिन में बन करके तैयार हुआ था। 2.5 दिन, 2.5, तो 2.5 दिन में बन करके तैयार हुआ था। इसी कारण इसको जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बोला गया, क्योंकि 2.5 को 2.5 भी बोला जाता है। तो ये पहले क्या हुआ करता था? संस्कृत महाविद्यालय या फिर सरस्वती मंदिर, जिसका निर्माण चौहान वंश के शासक विग्रहराज ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी था जिसने ताज उल मासीर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ताजुद्दीन याल्दौज जो गजनी का सुल्तान था पर शक्ति प्रदर्शन हेतु आक्रमण किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने जो है ताजुद्दीन याल्दौज, ये गजनी का सुल्तान था। देखो जो ताजुद्दीन याल्दौज है ना, ये भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद उसके जो गुलाम हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे मोहम्मद गोरी के साम्राज्य पर अधिकार करने के लिए। तो याल्दौज ये भी जो है पूरे तरफ अधिकार करना चाहता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके ऊपर आक्रमण कर देता है शक्ति प्रदर्शन के लिए। ऐसे ही एक और दूसरा गुलाम था नासिरुद्दीन कुबाचा, जो कि सिंध में शासन कर रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? नासिरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह करवा लेता है ताकि सबके साथ जो है अच्छे से संबंध रह सके। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह लाहौर की गद्दी पर बैठा, जबकि दिल्ली वासियों ने तत्काल बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। अब यहाँ पर समझिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था, कुछ इतिहासकार उसको बेटा नहीं मानते हैं लेकिन कुछ मानते हैं, तो आराम शाह को लाहौर में उत्तराधिकारी बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है। लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं वो आराम शाह के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश, और वो उस समय बदायूं का सूबेदार हुआ करता था, उसको बोलते हैं कि तुम शासक बनो, तुम सुल्तान बनो। तो यहाँ पर जो इल्तुतमिश है वो सुल्तान बन जाता है, आराम शाह को हटा दिया जाता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1235 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। तो जो आराम शाह था वो बीच में थोड़े समय के लिए शासन करता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो वो है इल्तुतमिश। वैसे तो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी लेकिन उसको ज़्यादा समय नहीं मिला। तो वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? इल्तुतमिश। 1215-16 में तराइन के मैदान में ताजुद्दीन याल्दौज को परास्त किया। देखो जो ताजुद्दीन याल्दौज, जिसके ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया था ना शक्ति प्रदर्शन के लिए, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? 1215-16 में तराइन के मैदान में इसको परास्त कर दिया। इसको तराइन का तृतीय युद्ध भी बोला जाता है। सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुवाचा का भी दमन किया। इसने जो है, जो सिंध का शासक था जिसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह करवाया था, तो उसको भी इसने पराजित कर दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसे खलीफा से पद की मान्यता प्राप्त हुई। खलीफा उस समय मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा धर्म गुरु हुआ करता था। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसको खलीफा से मान्यता प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने भारत में मकबरा का निर्माण करवाया। तो इसने जो है भारत में पहली मकबरे का निर्माण करवाया। इसका बेटा था महमूद, जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसी के लिए इसने मकबरा बनवाया था। तो भारत का पहला मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु बंगाल विद्रोह को दबाने के समय हो गई, जिसका मकबरा दिल्ली में निर्मित किया गया, जो सुल्तान गढ़ी का मकबरा या गुफा का सुल्तान नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का पहला मकबरा है। सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। ये जो इल्तुतमिश है, सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार। काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की। देखो जो गुलाम वंश है ना, 1206 से लेकर के 1290 तक, जिसको गुलाम वंश बोला जाता है, इसमें 3 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, उसके बाद शमसी वंश इल्तुतमिश वाला, उसके बाद बलबनी वंश बलबन वाला। तो ध्यान रखना इसको। इल्तुतमिश ने 40 तर्क, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, माफ़ी चाहूँगा, ये नहीं है, ये ने है।
इल्तुतमिश ने 40 तुर्क गुलामों के दल का गठन किया। इस संगठन को चरगान भी कहा जाता था। तो ये जो है 40 तुर्क सरदार थे, उनके दल का गठन किया जिसको चरगान बोला जाता था। इसके अलावा इनको जो है तुर्क ए चिहालगानी भी बोला जाता था। इल्तुतमिश ने, ये माफ़ी चाहूँगा ने के स्थान पर नहीं हो गया है, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता का प्रमुख इक्तेदार होता था। काफ़ी बार पूछा गया है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने। इसमें बड़े शहरों में शांति स्थापना के लिए कोतवाल नियुक्त किए। जो इल्तुतमिश था इसने जो है बड़े शहर में, जो भी उस समय बड़े बड़े शहर होते थे, कोतवाल स्थापित किया, कोतवाल को नियुक्त किया। इल्तुतमिश मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जो भयंकर आक्रमणकारी था, तो उसका समकालीन कौन था, इल्तुतमिश। चंगेज खां के भय से ख्वारिज्म के शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भारत में शरण लेने की कोशिश कर रहा था। इल्तुतमिश ने इसे शरण देने से मना कर दिया, जिससे यह वापस चला गया और भारत में चंगेज खां के आक्रमण का भय समाप्त हो गया। दरअसल होता क्या है, ख्वारिज्म एक स्थान है पश्चिम में, तो वहाँ का जो शासक था उसका बेटा जलालुद्दीन मंगबरनी, ये जो है चंगेज खां के भय से भारत की ओर भाग के आता है, इल्तुतमिश से सहायता मांगता है। लेकिन जो चंगेज खां है वो इल्तुतमिश को संदेश भिजवाता है कि अगर तुम मेरे शत्रु की मदद करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य में आक्रमण कर दूंगा। अब जो इल्तुतमिश था ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि चंगेज खां आक्रमण करे, इसीलिए चंगेज खां जो है मंगबरनी की कोई सहायता नहीं करता है। तो जो मंगबरनी है उसको वापस लौटना पड़ता है और चंगेज खां भी वापस चला जाता है। तो चंगेज खां भारत में आक्रमण नहीं किया था। इल्तुतमिश प्रथम तर्क नहीं है, माफी चाहूंगा, ये तुर्क है। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी, ये जिसने है, इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए तथा अपने आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए चांदी का टका तथा तांबे का जीतल नामक 2 नए सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर एक और खलीफा का नाम लिखा होता था। तो इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए ना, वो अक्सर पूछा जाता है, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। सबसे पहला शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, अरबी भाषा के सिक्के। उसके बाद इसने जो है चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाए, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, जिसमें एक और खलीफा का नाम लिखा होता था। इल्तुतमिश का दरबारी कवि मिन्हाज उस सिराज था। मिन्हाज उस सिराज जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कहा ना दानशीलता के कारण। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर में थी और इल्तुतमिश ने जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। एकदम इसकी मृत्यु, माफ़ी चाहूँगा, इल्तुतमिश की मृत्यु होना था ये। इल्तुतमिश की मृत्यु 1235 में हुई। इसका मकबरा दिल्ली में है। 1235 में इसका डेथ हो जाता है। इसका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इस कारण इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो इसका जो है कोई योग्य बेटा नहीं था। जो योग्य बेटा था महमूद, उसकी तो पहले ही डेथ हो चुकी थी, जिसका इसने मकबरा भी बनवाया था। तो इसके और कोई योग्य पुत्र होते नहीं है। बेटे होते हैं लेकिन वो सब नालायक होते हैं, लेकिन इसकी जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो बड़ी योग्य होती है, तो उसको जो है इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। थोड़ा सा मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगा, यहाँ कुछ छूट गया है।